हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम 10 नवंबर के करेंट अफेयर की क्लास में पढ़ने वाले हैं आज का जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है। और आज का थॉट है, कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी। हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख। तो कभी भी हम जो भी कर रहे हैं, जो भी आज पढ़ रहे हैं, उसमें हमें वैसे तो सफल ही होना है, लेकिन यदि सफलता नहीं मिलती है तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि इससे हमें कुछ भी नहीं मिला। ये जो हम सीख रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमें कब किस तरीके से काम आ जाए ये कोई नहीं जानता। तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। जो पहली न्यूज़ है आज की कि उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो आंसर है 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। फिर उत्तराखंड की स्थापना कैसे हुई, तो इसके पीछे भी हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ। तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड कब बना 2000 में बना। इसको याद रखिएगा। और 2000 में ना केवल उत्तराखंड, 3 स्टेट बने थे, जिसमें पहला है मध्य प्रदेश से अलग होकर क्या बना था, छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर को। उत्तर प्रदेश से अलग अलग होकर 9 नवंबर को बना था उत्तराखंड। और बिहार से अलग होकर बना था झारखंड। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सब सर्वाधिक बड़ा जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। तो जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 75। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। और उत्तराखंड में कितने जिले हैं, तो यहाँ पर 13 जिले हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, पुष्कर धामी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी जी, जिनको सभी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ। फिर नवीनतम राज्य कौन सा बना है, तेलंगाना। तेलंगाना कब बना, तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014। ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। और भाषा के आधार पे पहला राज्य बनने वाला कौन सा था, तो भाषा के आधार पे जो पहला राज्य बना था वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। और सबसे पहला जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, फजल अली जी की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया था। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है। उस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। ये भारत का पहला स्वदेशी निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। अब देखिए, जैसे ही विक्रम नाम आता है तो एक नाम आपके जहन में आना चाहिए, उनका नाम है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई कौन थे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में यह प्रश्न पूछा गया है कि जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहे जाते हैं वो कौन है, विक्रम साराभाई हैं। तो ये विक्रम एस, यहाँ पर जो एस का मतलब है, उस एस का मतलब है कि जो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है उसने इसको लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा। फिर इसरो, इसरो कब बना था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हम रोज डिस्कस करते हैं, 15 अगस्त 1969। 1969 को क्या हुई थी, इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आपको वैसे पता होगा बट कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए। मंगलयान किस प्रक्षेपास्त्र से लॉन्च किया गया, तो PSLV C-25। PSLV C-25 से मंगलयान लॉन्च किया गया। और मंगलयान का जो चित्र है वो कौन से नोट पर है, तो वो 2000 रुपये के नोट पर है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि 500 रुपये के नोट पर कौन सा चित्र अंकित है। ओके। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, खेल से रिलेटेड है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा स्टेट करने वाला है, तो आंसर है उत्तराखंड। जो उत्तराखंड है ये राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी करने वाला है। और ये खेल कब होंगे, तो फरवरी 2023 में इनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। फिर अब और 36वीं राष्ट्रीय खेल, ये प्रश्न लगातार पूछा गया है अभी। 36वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्टेट ने कराया है, तो ये कराया है गुजरात ने। और जो 37वीं राष्ट्रीय खेल हैं वो कौन है, गोवा ने कराए, वो गोवा कराएगा। फिर एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है नेशनल पार्क से कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। SSC में ये प्रश्न कई बार आ चुका है, इसको याद रखिएगा। फिर 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो इसको भी याद रखना है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, केरल गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो सोना होता है गोल्ड। तो सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला कौन सा पहला राज्य बना है, तो आंसर इज केरल। अगर इसमें ऑप्शन में कर्नाटक दिया रहेगा तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो सर्वाधिक सोने का जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है।
तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात होता है गोल्ड का वो केरल में होता है। इसीलिए केरल गवर्नमेंट ने एक समान बैंक रेट पर, जो बैंक रेट के आधार पे तय होगा कि सोने की कीमत कैसे एक समान करनी है, तो ये केरल ने लॉन्च किया है। केरल एक ऐसा स्टेट है जिसकी साक्षरता सर्वाधिक है और केरल के जो अभियान है वो बहुत अलग रहते हैं। उनका जो इनोवेशन का तरीका है वो बहुत अलग रहता है और काफ़ी सकारात्मक भी रहता है। जैसे अभी पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म जो होता है वो बनाने वाला भी कौन सा स्टेट बना है, तो वो केरल बना है। केरल में जो मालाबार गोल्ड है, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड है, जो खुदरा मार्केट है वो बहुत अधिक फेमस है। और कोलार खान कहाँ पर है? अगर आपने KGF मूवी देखी है तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा कि कोलार खान कहाँ पर स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। ओके। और जो फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट बना है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। यहाँ पर पेपर का यूज़ नहीं किया जाएगा, ये इको फ्रेंडली हाई कोर्ट है। तो वो कौन सा बना है? वो इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा बना है? तो केरल बना है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि इंडिया का जो फर्स्ट हाई कोर्ट है, लोक अदालत है, वो किस स्टेट ने लॉन्च की है? ओके, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर आईसीसी ने क्रिकेट की हॉल ऑफ द फेम, जो हॉल ऑफ फेम होता है उसमें कौन कौन से 3 खिलाड़ियों को शामिल किया है? तो इन तीनों खिलाड़ियों के नाम हमसे पूछ सकते हैं कि ये जो खिलाड़ी हैं ये किससे संबंधित हैं। तो ये तो ऑब्वियस है कि क्रिकेट का हॉल ऑफ फेम है, मतलब क्रिकेट से रिलेटेड खिलाड़ी होंगे। लेकिन इनका नाम देकर हमसे वो पूछ सकता है कि इनका संबंध किस देश से है। तो चंद्रपाल जो हैं वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। अब्दुल कादिर पाकिस्तान से रिलेटेड है, ये एक स्पिनर है। और तीसरा नाम बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये एक महिला है, चार्लोट एडवर्ड्स इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं जो वहाँ की कैप्टन भी रह चुकी हैं विमेंस टीम की। तो 3 नाम याद रखना है। चंद्रपाल वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, ये अब्दुल कादिर पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और चार्लोट एडवर्ड्स कहाँ से हैं? इंग्लैंड की हैं। इन तीनों को क्या किया गया है? जो हॉल ऑफ फेम होता है उसमें शामिल किया है, याद रखिएगा ये। फिर T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो अभी आप सब व्यस्त होंगे, तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। फिर शेन वॉर्न क्रिकेट के प्लेयर थे, इनका निधन हो गया है। इनका संबंध कहाँ से था? तो ऑस्ट्रेलिया से था। और इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी? इसका नाम था नो स्पिन। यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आया है, इसको आप याद कर लीजिए कि नो स्पिन किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो नो स्पिन शेन वॉर्न की ऑटोबायोग्राफी है। फिर कॉमनवेल्थ 2022 में भारतीय महिला टीम ने गोल्ड जीता। कॉमनवेल्थ 2022, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो कॉमनवेल्थ 2022 है इसमें पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया। तो आपसे ये प्रश्न डेफिनेटली पूछा जा सकता है क्योंकि कोई भी कार्य यदि पहली बार हो रहा है तो वो महत्वपूर्ण होता है। तो कॉमनवेल्थ 2022 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक जीता है। और इसकी जो अध्यक्ष थी, मतलब जो इसकी कैप्टन थी, वो कौन थी? हरमनप्रीत कौर। इनका नाम भी याद रखना है आपको, हरमनप्रीत कौर। ये जो महिला क्रिकेट टीम थी उसकी कैप्टन थी। और कौन जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है और जो उप विजेता रहा है वो रहा है हमारा प्यारा भारत। तो ये आपको याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुए ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर 30 नवंबर 2022 को संगाई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? मणिपुर में। फिर ये संगाई क्या है? तो इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि तैरता हुआ पहला नेशनल पार्क, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो पानी में तैरता रहता है? तो वो है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ पर स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। और लोकटक झील, ये भी मणिपुर स्थित है। ये मणिपुर की कौन सी झील है? मीठे पानी की झील है, इसको भी याद रखिएगा। कहाँ पर है ये? मीठे पानी की झील है और मणिपुर में स्थित है। ओके। फिर सिरुई लिली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ये भी मणिपुर में होता है। और मार्शल आर्ट है यहाँ का थांगटा। जैसे मध्य प्रदेश में मलखम्ब होता है वैसे ही जो मार्शल आर्ट है ये कहाँ पर होता है? थांगटा नाम है इसका, ये मणिपुर में होता है। ये प्रश्न भी अभी बहुत सारे रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया है कि थांगटा का संबंध किस राज्य से है? तो थांगटा का संबंध मणिपुर से है। तो इसको आप याद रखिए। ओके।
फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, बैली एशफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक। ये जो सम्मान मिला है इसका क्या नाम है? बैली एशफोर्ड मेडल। ये किस राष्ट्र का है? तो ये यूएसए का सम्मान है, और ये पहली बार अगर किसी भारतीय व्यक्ति को दिया जा रहा है तो ये हमारे पेपर की दृष्टि से हमसे पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है सुभाष बाबू। सुभाष बाबू नाम है इनका, इनको ये मेडल मिला है, तो इसको हमें याद रखना है, क्या नाम है? एशफोर्ड मेडल। ओके। फिर मैंग्रोव से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, जिसे हम बोलते हैं MAC, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत कौन से देश में हुई है? तो आंसर है मिस्र। अब देखिए इसको थोड़ा समझिए आप। जो हमने क्या पढ़ा था, COP27, मैंने कल भी आपको ये बताया था कि COP27 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है मिस्र में। तो यहीं पर ये क्या हुआ है, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत हुई है मिस्र में। और इसमें क्या होगा कि जो मैंग्रोव हैं उनको क्या क्या किया जाएगा, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये जो कार्बन न्यूट्रल, कल हमने ज़ीरो कार्बन न्यूट्रल का टारगेट इंडिया का याद किया था कि 2070 तक हमें क्या करना है, ज़ीरो कार्बन न्यूट्रल अपने देश को करना है। तो ये जो मैंग्रोव होते हैं वो एज अ सिंक की तरीके से काम करते हैं। कोई भी चीज़ है हम वो सिंक में डाल देते हैं और फिर वो नीचे चली जाती है। तो जो जितना भी उत्सर्जन होता है, जितनी उत्सर्जन की मात्रा है कार्बन के, उतना ही क्या होगा, अवशोषण हो जाएगा। तो इससे क्या रहेगा कि एक इक्वल अमाउंट बना रहेगा, इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो मैंग्रोव जो होते हैं वो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत अधिक यूज़फुल होते हैं। जो 2021 की वन रिपोर्ट आई थी उसमें कितने वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव में ग्रोथ देखी गई? तो आंसर है 17 किलोमीटर स्क्वायर। और मैंग्रोव सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। अगर आपने सुंदरवन का नाम सुना होगा, जो सुंदरवन के मैंग्रोव हैं वो सर्वाधिक बड़े मैंग्रोव हैं और ये हमारे भारत में है, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2000 अभी गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट पेश की है? मदर टंग सर्वे क्या होता है? जैसे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंडी क्षेत्र में बुंदेलखंडी बोली जाती है। आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मारवाड़ी मिलेगी, गुजरात में जाएंगे आपको तो गुजराती मिलेगी। ऐसे अलग अलग रीजन की मदर टंग लैंग्वेज होती है। तो 5, 6, 7 इतनी मदर टंग लैंग्वेज का सर्वे किया गया है टोटल। अब ये तो ठीक है, लेकिन इसका जो स्टैटिक पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। जो मूल संविधान बना था, तो आज जैसे हम देखते हैं कि हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है, तो 22 भाषाओं का वर्णन है। क्या लेकिन ये मूल संविधान में 22 भाषाएं थी? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो 22 भाषाएं नहीं थी। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसमें केवल 14 भाषाओं का वर्णन था। उसके बाद में 3 संविधान संशोधन भाषाओं से रिलेटेड हुए, जिसके तहत वर्तमान में कितनी है टोटल लैंग्वेज? कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज हैं। अब देखिए 8 अनुसूची तो हमारे संविधान में पहले से थी। फिर 9वीं अनुसूची कब जुड़ी? तो 9वीं अनुसूची जो पहला अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत जुड़ी। फिर 10वीं अनुसूची जो दल बदल आया था कानून 1952 में, उसके तहत जुड़ी। फिर 11वीं अनुसूची कब जुड़ी? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी। इस तरीके से हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल और शेड्यूल के ऊपर लेक्चर डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई। तो ये बहुत ही इजी है, अगर आपने एक बार ध्यान से पढ़ लिया तो आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए जो 15वीं भाषा थी, 14 भाषाएं तो पहले से थी, फिर जो 15वीं भाषा जुड़ी थी वो थी सिंधी। तो 15वीं भाषा कौन थी? सिंधी थी। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ी थी? तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब दूसरी भाषा 15वें नंबर की भाषा हो गई। अब 16, 17 और 18, 16, 17, 18 नंबर की जो भाषाएं थी वो थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं थी। अब हमें ये कैसे याद रहेंगी इतनी टफ की कौन कौन सी भाषाएं थी? तो आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना है, नमक।
नमक जो हम डेली खाते हैं, तो ना से हो जाएगा नेपाली, मा से हो जाएगा मणिपुरी और का से हो जाएगा कोंकणी। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ेंगी? तो ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी जाएंगी। याद रखिए आप, 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जो क्या थी? नमक थी। बस आपको इतना याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर 1992 आया, तो अब जो नेक्स्ट अमेंडमेंट होगा वो 92 वाला संविधान संशोधन होगा। कैसे? तो इसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाएंगी। अभी हमने पहले एक भाषा जोड़ी सिंधी, फिर 3 भाषाएं जोड़ी नमक, और उसके बाद हमें 4 भाषाएं जोड़ना है। तो टोटल हमारी 22 लैंग्वेजेस हो जाएंगी। अब देखिए कौन कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई? तो बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली। यहाँ पे बस आपको याद रखना है BDMS। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? तो यहाँ पर हमने 71वां संविधान संशोधन 1992 पढ़ा था, तो यहाँ क्या आ जाएगा? उनकी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। देखिए इसको सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है और अपनी कॉपी में रफली इसको नोट करना है कि 15वीं भाषा थी सिंधी, जो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ी गई। इसके बाद में 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा थी नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई। फिर BDMS, बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली, ये 4 लैंग्वेज कब जोड़ी गई? तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में जोड़ी गई। ये क्वेश्चन पॉलिटी के सेक्शन में बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और ये अगर आप ऐसे याद करेंगे ना, तो आप याद तो हो जाएगा लेकिन एग्जाम में याद नहीं आएगा। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? यदि आपको पता है तो आप बता सकते हैं। फिर हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये तो हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 10 जनवरी से याद आया, एक दिन पहले NRI डे कब मनाते हैं? तो वो 9 जनवरी को मनाते हैं। ओके। फिर G20 मीटिंग जो होने वाली है 2023 में, तो उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? हमारे प्यारे भारत में किया जाएगा। फिर G20 नेशन जो हैं, ये विश्व की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। जो स्ट्रेंथफुल कंट्रीज़ हैं वो G20 के अंतर्गत आती हैं। क्या भारत इसका सदस्य है? तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और G20 का फॉर्मेशन कब किया गया, ये भी आपको बताना है। अब देखिए अभी क्या हुआ, जब G20 का जो 2023 वाला लोगो है वो लॉन्च किया गया, तो जो कमल का फूल है, कमल के फूल को इसका लोगो बनाया गया। तो ये काफ़ी विपक्ष ने अनेक प्रकार के इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, क्योंकि जो भाजपा पार्टी है उसका जो चुनाव चिन्ह है वो भी कमल है। लेकिन इस पर बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये पार्टी को लेकर बनाया गया, इसका उद्देश्य ये हमारी विरासत को बताता है। और वसुधैव कुटुंबकम जो है, इसका थीम वाक्य रखा गया कि जो G20 का लोगो बना है जिसमें कमल है, तो उसमें नीचे लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। मतलब हमारा पूरा राष्ट्र, पूरी पृथ्वी एक, मतलब पूरा जो संसार है वो एक परिवार की तरह है। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए। तो याद रखिएगा, क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है 2023 में, तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो ये आज के करंट अफेयर थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, आप लोग प्लीज़ उनको आंसर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने कौन कौन से लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।